हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इतिहास का अध्याय 2 पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बनाया है। साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने उन सभी क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, यदि आप लोगों को इससे भी और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप लोग कमेंट कर दोगे, मैं इससे भी ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा इस चैप्टर से। तो चलिए वैसे हम लोग चैप्टर के नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी का अर्थ कब निकाला। तो कब निकाला था? तो 1830 के दशक में। ठीक है ना। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वो थे अशोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल किसे माना जाता है। तो आरंभिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों धर्म के ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समूह शासन को और किस नाम से जाना जाता है। तो समूह शासन को और एक नाम जिसको ओलिगार्की कहा जाता है, तो ओलिगार्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ का रचना किसने किया। तो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ का रचना किया था ब्राह्मणों ने। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मगध कहाँ स्थित है। तो मगध आधुनिक बिहार में स्थित है। ठीक है, बात करें उस टाइम का कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी थी राजगाह, मतलब प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह थी। कह रहा है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व को मगध की राजधानी किसे बनाया गया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का यदि बात करें तो मगध की राजधानी कहाँ बनाया गया था। तो पाटलिपुत्र को बनाया गया था। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था। तो अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख जो है अरामाइक और यूनानी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व को किया था। ठीक है, 321 ईसा पूर्व को। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है। तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है अशोक को माना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो थे उनका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र नामक रचना किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र नामक रचना जो है कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, वास्तव में ये अर्थशास्त्र किताब का नाम है, लेकिन वो था एक नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र। चलिए आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर यदि बात कर 18 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है। तो चाणक्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस मौर्य शासक ने प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों में लिखवाए। तो किस मौर्य शासक ने लिखवाए थे। तो सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 20 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का कितने राजनीतिक केंद्र थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो थे वो 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है ना। वैसे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूं।
और डिटेल में वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि 21 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है, मौर्य सम्राट भारतीय उपमहाद्वीप में कितने वर्षों तक शासन किया। तो मौर्य सम्राट जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 150 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जाए, देवपुत्र का उपाधि किसने धारण किया। तो देवपुत्र की उपाधि जो है कुषाण शासकों ने धारण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने किया था। ठीक है। हरिसेन जो स्पेलिंग कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, हरिसेन ने किया था। चलिए आगे यदि बात करें हरिसेन कौन थे, तो हरिसेन जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये वाला, ये चंद्रगुप्त है, ये अलग से चंद्रगुप्त है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 25 पर, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे। यदि हम लोग गुप्त सम्राटों में बात करें तो सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे गुप्त सम्राट में सबसे शक्तिशाली थे। आगे यदि बात करें प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया गया था, तो प्रयाग प्रशस्ति के यदि देखिए तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 27 पर, तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में निर्मित एक कृत्रिम झील का नाम लिखे। तो मौर्य काल में निर्मित एक कृत्रिम झील जिसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 28 पर, तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है, गंधतिंदु क्या है। तो गंधतिंदु एक जातक कथा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों से पूछा जा रहा है, पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन पर लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन पर लोहे के फाल वाली हल का उपयोग 20वीं शताब्दी से या 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति नामक ग्रंथ को कब लिखा गया। तो मनुस्मृति नामक ग्रंथ को जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी के बीच लिखा गया था। ठीक है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी के बीच लिखा गया था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 31 पर, तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पाली नहीं होगा, यहाँ पर पाली होगा। ठीक है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का क्या अर्थ है। तो पाली भाषा में यदि गृहपति शब्द का अर्थ समझे तो वो होता है छोटे किसान या फिर जमींदार। ठीक है, छोटे किसान और जमींदार दोनों के लिए गृहपति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। गृहपति नहीं, गहपति। ठीक है, गहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर यदि 32 पर बात करें तो 32 में हम लोगों से पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज का शासक थे। ठीक है, कन्नौज के। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा जा रहा है हर्षवर्धन का जीवनी किसने लिखा। तो हर्षवर्धन का जीवनी को बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, बाणभट्ट ने। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का क्या नाम था। तो हर्षवर्धन का जीवन चरित्र जो थे उनका नाम था हर्षचरित्र। ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 35 पर, तो 35 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट कौन थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। ठीक है। आगे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रभावती गुप्त कौन थी। तो प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 37 पर, 37 हम लोगों से पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग कि ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूभाग को क्या कहते थे। मतलब ब्राह्मणों को जो दान स्वरूप भूभाग दिया जाता था उसको कहा जाता था अग्रहार। ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 39 पर, 39 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40 पर, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री स्वयं तत्स्यांग भारत कब आया। ठीक है, तो चीनी यात्री स्वयं तत्स्यांग जो है भारत 7वीं सदी को आया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 41 पर, 41 हम लोगों से पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो ना, इसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आया हुआ है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें इसमें, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस एग्जाम में बनने वाले हैं या इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने उन सभी को भी इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको पहले पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे, उसके बाद ही टेस्ट देने के लिए जाओगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि 42 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस शासकों ने चलाए। तो सोने के सिक्कों के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने चलाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पर बात करें तो सोने के सबसे भव्य सिक्का किसने जारी किया। तो सोने के सबसे भव्य सिक्का का जो है वो गुप्त शासकों ने जारी किया था।
क्वेश्चन नंबर 44 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 हम लोगों से पूछा जा रहा है यूनानी शब्द एरिथ्रियन किसके लिए उपयोग होता था। ठीक है, तो एरिथ्रियन नाम का जो शब्द है वो उपयोग किया जाता था लाल सागर के लिए। ठीक है, लाल सागर के लिए। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 44 पर, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ जो है 1838 को मतलब 1838 ईस्वी को निकाला था। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला। खरोष्ठी लिपि का अर्थ जो है जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 हम लोगों से पूछा जा रहा है अशोक द्वारा अपनाया गया उपाधि कौन सी थी। तो अशोक द्वारा अपनाए गए दो उपाधि थे, पहला तो देवानाम प्रिया और दूसरा है प्रियदर्शी। ठीक है, देवानाम प्रिया और प्रियदर्शी नाम का दो उपाधि है जिसको अशोक ने धारण किया था या बोल सकते हो अपनाया था। आगे क्वेश्चन है 48 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था 1784 को मतलब 1784 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे यदि बात करें कि एपिग्राफिया कर्नाटिका कब प्रकाशित हुआ। तो एपिग्राफिया कर्नाटिका जो है 1886 को मतलब 1886 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बात करें एपिग्राफिया इंडिका कब प्रकाशित हुआ। तो एपिग्राफिया इंडिका जो है 1888 ईस्वी को मतलब 1888 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये सभी था आप लोगों का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इससे ज़्यादा यदि आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही यदि डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और यदि वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।